और मैं आज आप सभी को LIC के एक नए यूलिप प्लान इंडेक्स प्लस प्लान के बारे में बताने वाला हूं, जिसका प्लान नंबर है 873। तो LIC का ये जो प्लान है वो एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है, यानी कि इसमें आपको सेविंग्स का भी बेनिफिट मिलेगा और साथ ही साथ इंश्योरेंस कवर भी आपको मिल जाता है। अगर आप इस प्लान को बाय करना चाहते हैं तो 6 फरवरी 2024 के बाद आप इसे LIC से बाय कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी यूलिप प्लान्स होते हैं उसमें जो भी आपका पैसा है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है और शेयर मार्केट से जो भी रिटर्न आती है वो अमाउंट आपको दे दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और साथ ही साथ इंश्योरेंस कवर का भी बेनिफिट चाहते हैं तो आप इस प्लान को बाय कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस प्लान में आपको क्या क्या बेनिफिट मिल जाते हैं। तो सबसे अच्छा बेनिफिट इस प्लान का यही है कि इस प्लान में जो भी आपका पैसा है वो केवल और केवल इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किया जाता है। इस प्लान की दूसरी खास बात यह है कि इसमें आपको गारंटीड एडिशन भी मिलता है, यानी कि जो भी आपकी फंड वैल्यू होगी उसमें कुछ गारंटीड अमाउंट ऐड किया जाएगा, जिससे आपकी जो फंड की वैल्यू है वो यहाँ पर इंक्रीज होती है। उसके बाद यहाँ पर आपको पार्शियल विड्रॉल का भी ऑप्शन मिल जाता है। मैच्योरिटी से पहले अगर आप अपने फंड को निकलवाना चाहते हैं तो आप अपनी पॉलिसी में से पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं। 5th ईयर के बाद आप इसमें पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक खास बात और ये भी है कि इसमें आप केवल 2500 पर मंथ से शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप 2500 रुपये या 2500 रुपये से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस प्लान को बाय कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक टैक्स बेनिफिट भी मिलता है कि यहाँ पर जो भी आपको मैच्योरिटी पर पैसा मिलेगा वो टैक्स फ्री होगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका एनुअलाइज प्रीमियम है वो 2.5 लाख रुपए तक का होगा, तभी आपको ये टैक्स फ्री रिटर्न्स का बेनिफिट मिलेगा। तो आइए यहाँ पर अब जान लेते हैं कि इस प्लान की आपको क्या क्या कंडीशंस देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप कम इंश्योरेंस कवर चाहते हैं या ज़्यादा इंश्योरेंस कवर चाहते हैं। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन है 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम का और जो दूसरा ऑप्शन है वो है 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम का। इन दोनों ही ऑप्शन में से जो भी आप ऑप्शन चूज करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका बेसिक सम एश्योर्ड यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है। अभी के लिए हम मान लेते हैं कि आप 1 लाख रुपए का सालाना प्रीमियम पे करना चाहते हैं और यहाँ से आप ज़्यादा इंश्योरेंस कवर वाला ऑप्शन चूज कर लेते हैं जो कि है 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम। तो यहाँ पर अगर हम अपने बेसिक सम एश्योर्ड की बात करें तो वो यहाँ पर 10 लाख रुपए हो जाता है, या आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका 10 लाख रुपए का रिस्क कवर हो जाता है। यहाँ पर आप 7 टाइम्स भी चूज कर सकते हैं अपने सालाना प्रीमियम का और 10 टाइम भी चूज कर सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन में से आपको कोई एक ऑप्शन यहाँ पर चूज करना होगा। अब यहाँ पे आपने कितना रिस्क कवर चूज किया है, 7 टाइम्स या 10 टाइम्स, उसी को ध्यान में रखते हुए मिनिमम एज और मैक्सिमम एज यहाँ पर बताई गई है। अगर हम यहाँ पर एंट्री एज की बात करें तो 90 दिन से लेके 50 साल की एंट्री एज दी गई है। यहाँ पर अगर आपकी एज 90 दिन से 50 साल की है तो आप 7 टाइम्स का ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं और 10 टाइम्स का भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एज 51 साल से लेके 60 साल तक की है तो आपको यहाँ पर केवल और केवल एक ऑप्शन मिलता है जो कि है 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अगर आपकी एज ज़्यादा होती है तो उसमें आपको LIC कम रिस्क कवर देती है, तो इसीलिए यहाँ पर आपको केवल 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम का ही ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर एज ज़्यादा हो जाती है। तो आपको अपनी एज के अकॉर्डिंग देख लेना है कि आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मिनिमम मैच्योरिटी एज मिल जाती है जो कि यहाँ पर 18 साल की दी गई है, यानी कि इस पॉलिसी की जब भी मैच्योरिटी होगी उस टाइम पर आपकी एज कम से कम 18 साल की होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको मैक्सिमम मैच्योरिटी एज भी देखने को मिल जाती है। अगर आप 10 टाइम्स का ऑप्शन चूज करते हैं तो उसमें मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 75 ईयर्स की दी गई है और अगर आप 7 टाइम्स का ऑप्शन चूज करते हैं तो उसमें आपको मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 85 ईयर्स की देखने को मिल जाती है। आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी आप ऑप्शन चूज करना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एज चेक कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है पॉलिसी टर्म की, यानी कि कितने सालों तक आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो अगर यहाँ पर आपका सालाना प्रीमियम 48,000 रुपये से कम है तो आप यहाँ पर 15 साल से लेके 25 साल की पॉलिसी टर्म ले सकते हैं, और अगर यहाँ पर आपका सालाना प्रीमियम 48,000 रुपये से ज़्यादा का है तो आप यहाँ पर 10 साल से लेके 25 साल तक की पॉलिसी टर्म चूज कर सकते हैं। इनके बीच की कोई भी पॉलिसी टर्म आप चूज कर पाएंगे, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग चूज करना चाहते हैं वो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है प्रीमियम पेइंग टर्म की, यानी कि इसमें आपको कितने साल पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो जितने साल भी आपने पॉलिसी की टर्म चूज की है उसी के अकॉर्डिंग उतने ही साल आपको यहाँ पर प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी।
ये एक रेगुलर प्रीमियम पेमेंट प्लान है, तो इसीलिए आपने जितने साल की पॉलिसी टर्म चूज की है उतने साल ही प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर बात आती है प्रीमियम पेइंग मोड की। तो यहाँ पर आपको प्रीमियम पेमेंट मोड में 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। ईयरली भी आप इसका प्रीमियम पे कर सकते हैं, 6 महीने में, 3 महीने में या हर महीने भी आप इस पॉलिसी में प्रीमियम की पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मिनिमम प्रीमियम की, यानी कि इस पॉलिसी को लेने के लिए आपको कम से कम कितना प्रीमियम पे करना होगा। तो अगर आप ईयरली इसकी पेमेंट करना चाहते हैं तो आपका कम से कम प्रीमियम 30,000 रुपये का होना चाहिए। और अगर आप यहाँ पर हर 6 महीने में पेमेंट करना चाहते हैं तो कम से कम आपका जो प्रीमियम है वो 15,000 रुपये होना चाहिए। ठीक इसी तरह से अगर आप 3 महीने में पे करना चाहते हैं तो 7500 रुपये आपका प्रीमियम होना चाहिए। और अगर आप मंथली पे करना चाहते हैं तो 2500 रुपये आपका मंथली प्रीमियम यहाँ पर होना चाहिए। ये जो प्रीमियम का अमाउंट है इससे कम आप नहीं पे कर सकते हैं। इससे जितना ज़्यादा आप प्रीमियम पे करना चाहते हैं वो आप पे कर सकते हैं। मैक्सिमम प्रीमियम की यहाँ पर कोई भी लिमिट आपको नहीं मिलती है। उसके बाद यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट फंड टाइप के 2 ऑप्शन मिलते हैं। इन दोनों ही फंड में से आपको कोई एक फंड का टाइप सेलेक्ट करना होगा। पॉलिसी को लेते समय आपको बताना होगा कि आप किस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर आप बाद में इसको चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, जिसे हम स्विचिंग ऑफ फंड कहते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 तरह के फंड मिल जाते हैं। सबसे पहले है फ्लेक्सी ग्रोथ फंड और जो दूसरा है फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड। तो यहाँ पर इन दोनों ही ऑप्शन में बताया गया है कि आपका पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर फ्लेक्सी ग्रोथ फंड में आप देख सकते हैं 0 से लेके 20% तक का जो अमाउंट होगा आपका, उसको यहाँ पर गवर्नमेंट स्कीम्स में या कॉरपोरेट डेट में इन्वेस्ट किया जाएगा। उसके बाद 0 से लेके 40% तक का जो आपका अमाउंट है वो यहाँ पर शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर जो आपका पैसा है उसका 40 से लेके 100% तक का अमाउंट लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाएगा। ये जो शेयर मार्केट में आपका अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है वो रिस्की होता है। और अगर हम बात करें गवर्नमेंट बॉन्ड्स की तो इसमें आपका जो पैसा है वो गवर्नमेंट को दिया जाता है, तो यहाँ पर आपका रिस्क काफ़ी कम होता है। उसके बाद यहाँ पर जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हैं उनमें भी आपका यहाँ पर मिनिमम रिस्क होता है। तो यहाँ पर जो आपका फंड है उसको 3 जगह में इन्वेस्ट कर दिया जाता है और उससे जो भी रिटर्न आती है वो यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर आप इनका ऑब्जेक्टिव भी देख सकते हैं। जो भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी 100 का इंडेक्स है उसमें 100 कंपनी होती है, उनमें से यहाँ पर कुछ सेलेक्टेड स्टॉक को खरीदा जाएगा और वहाँ से जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा। ठीक इसी तरह से फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड है, लेकिन यहाँ पर एक चेंज किया गया है कि इसमें जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो एनएससी के निफ्टी 50 इंडेक्स में होती है, जिसमें टॉप 50 कंपनीज शामिल होती हैं। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि आप निफ्टी 50 इंडेक्स की कंपनीज में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करवाना चाहते हैं या फिर निफ्टी 100 के इंडेक्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट कराना चाहते हैं। निफ्टी 100 इंडेक्स में यहाँ पर 100 कंपनी होती हैं और निफ्टी 50 इंडेक्स में 50 कंपनी होती हैं। तो यहाँ पर इन दोनों ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में से कोई आप एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स या निफ्टी 100 इंडेक्स के बारे में आप गूगल से और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आइए अब एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि ये पूरा प्लान कैसे काम करता है। तो एग्जांपल समझने के लिए हम मान लेते हैं जो आपकी एज है वो 34 ईयर्स की है और यहाँ पर आप जो पॉलिसी टर्म लेना चाहते हैं वो 21 साल की पॉलिसी टर्म लेना चाहते हैं। अगर यहाँ पर हम प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करें तो वो भी हमारा यहाँ पर 21 साल का हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें प्रीमियम की तो हम मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए का सालाना प्रीमियम हम इसमें पे करना चाहते हैं। और उसके बाद हमें जो भी हमारा बेसिक सम एश्योर्ड का ऑप्शन था वो चूज़ करना होगा, जो कि हमारे पास 2 ऑप्शन थे 7 टाइम्स और 10 टाइम्स। तो उसमें से हम मान लेते हैं कि हम 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम का ऑप्शन यहाँ पर चूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट फंड टाइप भी बताना होगा कि हम दोनों ही फंड में से किस फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करवाना चाहते हैं। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि हम अपने पैसे को फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड में इन्वेस्ट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर जब भी आप अपनी पॉलिसी लेंगे उस टाइम पर आपको 1 लाख रुपए का ईयरली प्रीमियम पे करना होगा। यहाँ पर 1 लाख रुपए का प्रीमियम हमने चूज़ किया था, इसीलिए हमें आने वाले 21 सालों तक इस पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी, जो कि सालाना 1 लाख रुपए का हो जाता है। अब यहाँ पर जो भी ये 1 लाख रुपए का अमाउंट है उसमें से LIC कुछ चार्जेस को डिडक्ट कर लेती है। वो चार्जेस होते हैं प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, मोर्टेलिटी चार्जेस, फंड मैनेजमेंट चार्जेस। तो उसके बाद जो आपका पैसा है वो स्टॉक मार्केट में लगा दिया जाता है या हम कह सकते हैं इक्विटी मार्केट में लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर जब हमारी पॉलिसी के 21 साल पूरे हो जाती हैं तो यहाँ पर इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है
और मैच्योरिटी के टाइम पर आपके फंड वैल्यू के साथ साथ आपको अपने मोर्टेलिटी चार्जेस भी रिफंड में मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप अपने सारे प्रीमियम की पेमेंट कर देते हैं तो आपके जो मोर्टेलिटी चार्जेस एलआईसी ने डिडक्ट किए थे वो चार्जेस एलआईसी आपको रिफंड कर देती है मैच्योरिटी के समय पर। अब यहाँ पर आप जरूर जानना चाहते होंगे कि ये फंड वैल्यू क्या होती है। तो एलआईसी आपके पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करती है और उसकी यहाँ पर एक फंड वैल्यू होती है, या हम कह सकते हैं उसका टोटल अमाउंट होता है। तो यहाँ पर ये चार्जेस डिडक्ट करने के बाद जो भी आपका पैसा इन्वेस्ट किया गया है और उस पर जो भी आपको इंटरेस्ट मिला है या जो भी उसका प्रॉफिट मिला है, वो अगर हम टोटल कर देते हैं तो वो अमाउंट आपकी फंड वैल्यू बन जाती है। तो यहाँ पर जो भी विद प्रॉफिट या विद इंटरेस्ट अमाउंट जो भी होगा उसको हम यहाँ पर फंड वैल्यू कहते हैं। अब यहाँ पर ये आपकी फंड वैल्यू कितनी होगी वो डिपेंड करेगी मार्केट पर, क्योंकि यहाँ पर आपका जो पैसा है वो इक्विटी फंड्स में लगा दिया जाता है, इसीलिए जो भी वहाँ से रिटर्न आती है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये अमाउंट आपको मिलने वाला है। यहाँ पर ये फंड की वैल्यू कितनी होगी वो आप अपने एलआईसी के कस्टमर पोर्टल पर जाके चेक कर सकते हैं। जो भी उसकी वैल्यू होगी वो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर ये जो पॉलिसी है, आपको इस पॉलिसी के दौरान आपकी पॉलिसी में आपको गारंटीड एडिशन भी मिलते हैं, यानी कि आपको कुछ गारंटीड बेनिफिट मिलता है जो कि एलआईसी की तरफ से आपकी पॉलिसी में ऐड कर दिया जाता है। अब ये गारंटीड एडिशन कितना होता है वो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके 6th पॉलिसी ईयर के एंड में 3% का गारंटीड एडिशन किया जाएगा अगर आपका यहाँ पर एनुअलाइज प्रीमियम 48,000 रुपये से कम का है, और अगर आपका यहाँ पर एनुअलाइज प्रीमियम 48,000 रुपये से ज़्यादा का है तो 6th पॉलिसी ईयर के एंड में 5% का गारंटीड एडिशन किया जाएगा। ठीक इसी तरह से आपकी पॉलिसी के 20वें साल के एंड में 15% गारंटीड एडिशन किया जाएगा या फिर 25% गारंटीड एडिशन किया जाएगा अगर आपकी यहाँ पर पॉलिसी का प्रीमियम 48,000 रुपये से ज़्यादा का है। तो यहाँ पर आपकी पॉलिसी में कितना गारंटीड एडिशन होगा वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह हमने बात तब की है जब पॉलिसी होल्डर के साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होती है। आइए अब बात करते हैं कि अगर इनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है या इनकी डेथ हो जाती है तो उस केस में इनके नॉमिनी को क्या बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि 3rd ईयर में इनकी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस टाइम पर यहाँ पर 3 कैलकुलेशन की जाती है। उन तीनों ही कैलकुलेशन में से जो भी ज़्यादा अमाउंट आता है वो उस पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को मिल जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहली कैलकुलेशन बताई गई है वो है बेसिक सम एश्योर्ड रिड्यूस बाय एनी पार्शियल विड्रॉल मेड ड्यूरिंग द 2 years पीरियड इमीडिएटली प्रोसीडिंग द डेट ऑफ डेथ। तो यहाँ पर आपके बेसिक सम एश्योर्ड में से पार्शियल विड्रॉल का अमाउंट रिड्यूस कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो हमारा बेसिक सम एश्योर्ड था वो यहाँ पर 10 लाख रुपए का था। उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आपकी यूनिट फंड की वैल्यू देखी जाती है। तो यहाँ पर इक्विटी मार्केट के अकॉर्डिंग जो भी आपकी फंड वैल्यू होगी उसकी वैल्यू चेक की जाएगी कि वो वैल्यू अमाउंट कितना है, और उसके बाद यहाँ पर जो भी टोटल प्रीमियम एलआईसी ने रिसीव किया है उसका 105% किया जाता है। तो इन तीनों ही कैलकुलेशन में से जो भी अमाउंट हाइयर आएगा वो आपके नॉमिनी को दे दिया जाता है। अभी के लिए हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जो ज़्यादा अमाउंट आएगा वो आएगा बेसिक सम एश्योर्ड, जो कि यहाँ पर 10 लाख रुपए का हो जाता है। तो यहाँ पर डेथ के केस में 10 लाख रुपए का अमाउंट इनके नॉमिनी को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बात आती है कि इसमें आपको कितने चार्जेस पे करने होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा था कि जो भी आप प्रीमियम पे करते हैं उसमें से एलआईसी कुछ चार्जेस को डिडक्ट करती हैं और उसके बाद जो आपका पैसा है वो इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले एलआईसी जो चार्ज डिडक्ट करती है वो है प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फर्स्ट ईयर कितना प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस होगा, सेकंड से 5th ईयर कितना चार्जेस होगा, और उसके बाद आपको कितने चार्जेस डिडक्ट किए जाएंगे वो सभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पॉलिसी को आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं और ऑफलाइन भी ले सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर अलग अलग परसेंटेज दी गई है। उसके बाद यहाँ पर आपको पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस भी पे करने होते हैं। फर्स्ट 5 ईयर्स में आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करने हैं, उसके बाद 6th ईयर और 7th ईयर के बाद आपको ये चार्जेस पे करने होंगे। तो यहाँ पर उसके बाद आपको मोर्टेलिटी चार्जेस भी पे करने होते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपको इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाता है उसके कुछ चार्जेस होते हैं या उसकी कुछ फीस होती है, उसे हम मोर्टेलिटी चार्ज कहते हैं। तो यहाँ पर ये आपकी एज पर डिपेंड करता है और आपके रिस्क कवर पर डिपेंड करता है, उसी के अकॉर्डिंग ये मोर्टेलिटी चार्जेस डिडक्ट किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी पॉलिसी में एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर भी ले सकते हैं। अगर आप अपनी पॉलिसी में एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर लेते हैं तो उसके चार्जेस भी यहाँ पर आपको पे करने होते हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं 40 पैसा पर 1000 सम एश्योर्ड लिखा हुआ है। और अगर आप एक पुलिस पर्सनल हैं तो आपको 80 पैसा पर 1000 सम एश्योर्ड इसका पे करना होता है।
उसके बाद आपको यहाँ पर फंड मैनेजमेंट चार्ज भी पे करने होते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपका ये फंड होता है उसको मैनेज करने के लिए कुछ फंड मैनेजर होते हैं। तो यहाँ पर ये जो फंड मैनेजर होते हैं इनका काम ये होता है कि आपके फंड को मैनेज करना, टाइम पर कौन से शेयर में इन्वेस्ट करना है और कौन से शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना है, वो उस पूरी प्रोसेस को मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर जो भी ये फंड मैनेजमेंट चार्जेस हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको स्विचिंग चार्जेस भी देखने को मिल जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि आप एक फंड टाइप से दूसरे फंड टाइप में भी स्विच कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक फंड टाइप से दूसरे फंड टाइप में स्विच करते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर चार्जेस दिए गए हैं, जो कि 100 रुपीज़ पर स्विच लिखा गया है। यहाँ पर आपको 4 स्विचेस फ्री में मिलते हैं जो कि आप एक पॉलिसी ईयर में ले सकते हैं। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप अपनी पॉलिसी में पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं, जो कि पॉलिसी के 5th ईयर के बाद आप कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर आप अपना पार्शियल विड्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको 100 रुपीज़ पर विड्रॉल पे करना होगा। अगर आप यहाँ पर साल में 2 बार पार्शियल विड्रॉल करते हैं तो 2 बार आपको ये अमाउंट पे करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिसलेनियस चार्जेस भी देखने को मिल जाते हैं। अगर आप अपनी पॉलिसी में कुछ अल्टरेशन कराते हैं, जैसे कि प्रीमियम का मोड चेंज कराना, तो उस केस में आपको 100 रुपीज़ की फ़ीस पे करनी पड़ सकती है। तो इस तरह के कुछ मिसलेनियस चार्जेस भी आपको यहाँ पर पे करने होंगे। उसके बाद यहाँ पर बात आती है पार्शियल विड्रॉल की। तो यहाँ पर जब आपकी पॉलिसी के 5 साल का लॉक इन पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आप अपनी पॉलिसी में से पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, यानी कि कुछ अमाउंट अपनी पॉलिसी में से आप निकाल सकते हैं। उसकी यहाँ पर कुछ कंडीशन दी गई है कि उस टाइम पर जो आपकी मिनिमम एज है वो 18 साल की होनी चाहिए या उससे ज़्यादा की एज आपकी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि आपको यहाँ पर एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ करना होगा या फिर आपके फंड के कुछ यूनिट्स हैं उनको आपको यहाँ से विड्रॉ करना होगा। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि जो भी अमाउंट आप पार्शियल विड्रॉल करते हैं उसमें से जो भी गारंटीड एडिशन है वो भी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कम कर दिया जाता है। साथ ही यहाँ पर पार्शियल विड्रॉल के चार्जेस दिए गए हैं और यहाँ पर आप कितना पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं उसकी परसेंटेज भी दी गई है। तो यहाँ पर अगर आप 6th ईयर से लेके 10th ईयर के बीच में पार्शियल विड्रॉल करना चाहते हैं तो आप अपनी यूनिट फंड का 20% तक का अमाउंट पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से अगर आप 21वें से लेके 25th ईयर तक पार्शियल विड्रॉल करना चाहते हैं तो 35% अपने यूनिट फंड का आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको परसेंटेज दी गई है उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर पार्शियल विड्रॉल कर पाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पर बात आती है सरेंडर की। तो यहाँ पर लिखा गया है कि आप पॉलिसी टर्म में कभी भी अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। पहले 5 साल में भी अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं और 5 साल का जो लॉक इन पीरियड है उसके बाद भी अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 5 साल बाद जो कि आपका लॉक इन पीरियड है उसके बाद सरेंडर करते हैं तो जो भी आपकी फ़ंड वैल्यू है वो यहाँ पर आपको मिल जाती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर 5 साल से पहले अपनी पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो उस केस में जो भी आपकी पॉलिसी का अमाउंट है वो एक डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फंड में चला जाता है और उस अमाउंट में से आपके कुछ डिसकंटिन्यूएंस चार्जेस भी डिडक्ट कर लिए जाते हैं। जब ये चार्जेस डिडक्ट कर लिए जाते हैं उसके बाद आपको कोई भी इंश्योरेंस कवर नहीं मिलता है और ना ही कोई राइडर का कवर मिलता है। और जब आपका ये लॉक इन पीरियड ख़त्म हो जाता है उस टाइम के बाद आपका जो पैसा है वो पॉलिसी होल्डर को मिल जाता है या फिर उनके नॉमिनी को मिल जाता है। अब यहाँ पर ज़रूर आप जानना चाहते होंगे कि ये डिसकंटिन्यूएंस चार्जेस कितने होते हैं। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि ये जो डिसकंटिन्यूएंस चार्जेस हैं वो यहाँ पर आपके कितने होते हैं। तो यहाँ पर जो भी डिसकंटिन्यूएंस चार्जेस है वो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पाएंगे। इसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये उन लोगों के लिए हैं जो पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर आप अपने पहले 5 सालों में ना ही अपनी पॉलिसी को सरेंडर कराते हैं और ना ही कंटिन्यू करते हैं तो उस केस में क्या होगा। तो यहाँ पर अगर आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर नहीं कराते हैं और ग्रेस पीरियड के दौरान पॉलिसी का प्रीमियम पे नहीं करते हैं तो उस केस में भी जो आपकी पॉलिसी है वो डिसकंटिन्यू हो जाती है। और जब यहाँ पर लॉक इन पीरियड ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद जो आपका पैसा है वो आपको रिफंड कर दिया जाता है। अब यहाँ पर देखा जाएगा कि जो आपकी पॉलिसी है वो डिसकंटिन्यू कब हुई है। पहले 5 सालों के दौरान आपकी पॉलिसी डिसकंटिन्यू हुई है या 5 साल पूरे होने के बाद आपकी पॉलिसी डिसकंटिन्यू हुई है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके चार्जेस डिडक्ट किए जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलते हैं। अब पहले 5 सालों में आपके कितने चार्जेस डिडक्ट किए जाएंगे और क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेंगे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और 5 साल के बाद यहाँ पर डिसकंटिन्यूएंस होने पर आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे और कितना अमाउंट आपको मिलेगा वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कुछ अदर फीचर भी दिए गए हैं जहाँ पर बताया गया है कि पॉलिसी लेने के बाद ना ही आप अपने बेसिक सम एश्योर्ड को इंक्रीज़ कर सकते हैं और ना ही उसको डिक्रीज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको टॉपअप का भी ऑप्शन नहीं मिलता है।
अगर आप चाहते हैं पॉलिसी के दौरान अपने प्रीमियम को इंक्रीज करना, तो वो आप यहाँ पर नहीं कर पाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी पॉलिसी पर लोन लेना चाहते हैं तो वो फैसिलिटी यहाँ पर नहीं है। केवल और केवल यहाँ पर आपको पार्शियल विड्रॉल का ही ऑप्शन मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आप ज़रूर जानना चाहते होंगे कि इसमें आपको ग्रेस पीरियड का टाइम कितना मिलता है। तो यहाँ पर अगर आपने मंथली पेमेंट मोड चूज़ किया है तो 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, और इसके अलावा अगर आपने बाकी प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज़ किए हैं तो उसमें आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है रिवाइवल की। तो यहाँ पर अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है या डिसकंटिन्यू हो जाती है तो उस केस में 3 साल के अंदर अंदर आप अपनी पॉलिसी को रिवाइव भी कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर आपकी पॉलिसी डिसकंटिन्यू हो चुकी है और उसे आप रिवाइव करते हैं तो रिवाइवल के टाइम पर जो भी आपके डिसकंटिन्यू चार्जेस हो गए वो आपकी पॉलिसी में फिर से ऐड कर दिए जाते हैं। साथ ही यहाँ पर पॉलिसी के डिसकंटिन्यू होने के बाद अगर आपके कोई गारंटीड एडिशन मिलने थे तो वो भी आपको यहाँ पर अपनी पॉलिसी रिवाइव करने के बाद मिल जाती हैं। तो यहाँ पर इस प्लान में आपको ये सभी बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको LIC के इंडेक्स प्लस प्लान की पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। यहाँ पर इस प्लान में जो भी सरेंडर का ऑप्शन था या फिर जो भी डिसकंटिन्यूएंस का ऑप्शन था उसको हमने ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी तरह के चार्जेस दिए गए हैं और काफ़ी तरह की परसेंटेज दी गई हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर देख के ही समझना होगा। जब आपकी ये पॉलिसी डिसकंटिन्यू होती है उस टाइम पर उसके अकॉर्डिंग कितनी परसेंटेज डिडक्ट की जाएगी वो आप इन टेबल की मदद से आसानी से समझ पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस प्लान की बाकी सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई आपको करता हूँ।